गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अधिकारों का जो चैप्टर बकाया रह गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकारों के संबंध में विभिन्न सिद्धांत अस्तित्व में हैं, लेकिन इनके कुछ शीर्षक नियुक्त किए गए हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक अधिकार, नंबर 2 है नैतिक अधिकार और 3 है कानूनी अथवा वैधानिक अधिकार। इन शीर्षकों के तहत हम बताएंगे कि कानूनी अधिकार 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 है सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स। 2 है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट। और तीसरा है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। चौथा है संवैधानिक अथवा मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स। तो नंबर 1 है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को समाज तथा राज्य से पूर्व भी प्राप्त थे। जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में था तब भी उन्हें अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो समर्थक हैं हॉब्स, लोक तथा रूसो, जो प्राकृतिक अधिकारों के मुख्य समर्थक थे। प्राकृतिक अवस्था में लोगों को जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त थे। राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए लोगों को अधिकार प्रकृति की ओर से ही प्राप्त थे। आधुनिक विचारक इस तथ्य से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार अधिकार केवल राज्य से ही संभव हो सकते हैं। टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि आज प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत केवल एक ही रूप में माना जा सकता है, और वह यह है कि इन अधिकारों को प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज की वर्तमान स्थिति में ये व्यक्ति की विशिष्टता, शिष्टता अथवा नैतिक उन्नति के लिए यह स्वाभाविक है तथा उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये आवश्यक अधिकार हैं तथा मानव जाति के विकास के लिए प्रारंभिक शर्तें भी हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों का संबंध राज्य के कानून से न होकर व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है नहीं। नैतिक अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उनका उल्लंघन करने से राज्य द्वारा कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। नैतिक अधिकारों को केवल इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके पीछे जनमत तथा सामाजिक मान्यता होती है। इनकी मान्यता सामाजिक निंदा तथा आलोचना के भय के कारण है। यदि वृद्धावस्था में बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं तो किसी दंड के भय के कारण नहीं, वरन निंदा के भय के कारण करते हैं। इसी कारण संपूर्ण विश्व में नैतिक अधिकारों का समान रूप से होना असंभव है। प्रत्येक राज्य में नैतिक अधिकार वहाँ के नैतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर होते हैं। वो किसी एक रूपता के अनुसार, यानी कि कोई भी एक अधिकार पूरे विश्व में नहीं चलता है। नैतिक अधिकार वहाँ की रीति रिवाज, प्रथाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। नंबर 3 है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों को राज्य मान्यता देता है। राज्य के कानूनों के अंतर्गत इन अधिकारों को लागू किया जाता है। कानून के अनुसार अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। दंड शारीरिक अथवा आर्थिक दोनों तरह का हो सकता है। वैधानिक तथा कानूनी अधिकारों का साधारणतः देश के संवैधानिक कानून अथवा साधारण कानूनों में वर्णन किया जाता है। इस प्रकार वैधानिक अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त होती है, और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे वैधानिक विधि के अनुसार राज्य द्वारा दंडित किया जाता है।
फिर आता है नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार। नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। समाज के सभी वर्गों के लोगों को ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं और ये अधिकार देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। विकास के लिए उसे जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन्हें ही नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार कहा जाता है। नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। नंबर 1 है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार सभी अधिकारों का मूल आधार है। इस अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार बेकार हैं। जिस मनुष्य का जीवन ही सुरक्षित नहीं है वह अन्य अधिकारों को लेकर क्या करेगा। इस अधिकार का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पर आक्रमण करके उसके जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं भी अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। आत्मदाह करना अथवा प्रयास करना कानूनी अपराध है। इस अधिकार के अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार सभी को प्रदान किया जाता है और किया गया है। आत्मरक्षा के अंतर्गत किए गए अपराध के कारण व्यक्ति को सजा नहीं मिलती। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, इसलिए राज्य का उत्तरदायित्व है कि अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करे। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। सामाजिक समझौते के विचारक रूसो का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है अपने आप को बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है। ऐसा रूसो का कहना है। वर्तमान लोकतंत्र युग में स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अनुचित कार्यों पर उचित प्रतिबंध लगाकर ही सभी को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यही सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के मुख्य रूप से कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और भाषण देने तथा विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार, प्रेस की स्वतंत्रता, एकत्रित होने तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता, व्यापार तथा व्यापार के चयन की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। लोकतंत्र में समानता के अधिकार का इतना अधिक महत्व है कि इस अधिकार के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समानता के आधार से अभिप्राय है कि राज्य के किसी क्षेत्र में व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, धर्म, रंग, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को समान रूप से विकास करने के लिए आवश्यक अवसर प्राप्त हों, इसलिए समानता का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में प्रत्येक प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक देश के नागरिकों को विभिन्न रूप से समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। साधारणतः समानता के अधिकार को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 है सामाजिक समानता, दूसरा आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, कानून के सामने समानता, परिवार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये सब समानता के अधिकार में आते हैं। फिर आता है आर्थिक अधिकार। आधुनिक युग भौतिकवाद का युग है। इस युग में
व्यक्ति की सबसे बड़ी विवशता आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह सभी तरह के उचित या अनुचित कार्य करता है। वह अपना तन मन धन दोनों को बेचने को विवश हो जाता है। इसलिए स्टालिन ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल वही संभव है जहाँ पर शोषण का समूल नाश किया जा चुका हो, जहाँ कुछ व्यक्तियों का दूसरों पर दबाव नहीं है, जहाँ बेरोजगारी तथा कंगाली नहीं है, जहाँ रोजी रोटी कपड़े मकान की समस्या नहीं है। ऐसी अवस्था को संभवतः बनाने के लिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक अधिकार प्रदान करता है। नागरिकों को आर्थिक अधिकार क्या दिए गए हैं? काम का अधिकार। सबसे पहले आर्थिक अधिकार में आता है काम का अधिकार, उचित वेतन का अधिकार, विश्राम का अधिकार, अवकाश का अधिकार, काम के निश्चित घंटों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। ये अधिकार आर्थिक अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। फिर आता है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार आधुनिक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं अधिकारों के कारण उसे राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को इस राजनीतिक अधिकार द्वारा ही वास्तविक रूप दिया जाता है। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। विदेशियों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है, परंतु यह कोई कठोर सिद्धांत नहीं है। कुछ देशों में सीमित रूप से विदेशियों को भी राजनीतिक अधिकार दिया जाता है। इंग्लैंड में रह रहे राष्ट्रमंडल देशों के निवासियों को मत देने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, और ये राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से होते हैं मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार का विरोध करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।